नमस्कार। मैंने पिछली फाइल बिल्डिंग ए में बताया था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के बारे में। स्लाइड 10 तक पहुंचे थे। अब मैं आपको आगे की स्लाइड दिखाना चाहूँगा। देखिए स्लाइड नंबर 10 जो दिखा रही है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ए, वर्क एग्जीक्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ऑल बिल्डिंग सर्विसेज डिजाइंस, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन, prosecution in parallel as and when required। स्लाइड नंबर 10 है जिसको हम वर्क एग्जीक्यूशन में डाला है। कॉन्ट्रैक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाए, बिल्डिंग सर्विसेज के डिजाइन कैसे किए जाएं, कोऑर्डिनेशन एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, प्रोसिक्यूशन इन पैरेलल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एक प्रोसिक्यूशन यहाँ पर वर्क करने को कहा गया है। अब आप आगे दिखाते हैं स्लाइड नंबर 11। देखिए स्लाइड नंबर 11 आ रही है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बी, इसमें सेटिंग आउट एक्सकवेशन है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बी, सेटिंग आउट एक्सकवेशन, सेटिंग आउट एंड एक्सकवेशन, फाउंडेशंस, बेसमेंट्स, फाउंडेशन कंप्लीशन, सुपर स्ट्रक्चर्स, रूफिंग, प्लास्टरिंग, रेंडरिंग, फ्लोरिंग, डेकोरेशन, डोर्स एंड विंडोज, लैंडस्केप। यह है मैनेजमेंट के पार्ट्स, मैनेजमेंट के चैप्टर्स। ये सारी एक्टिविटीज जो होती है बिल्डिंग्स की वो जनरली कवर करती हैं सामान्य रूप से। तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ लें। सेटिंग आउट एंड एक्सकवेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक्सकवेशन कहाँ होनी है, उसके लेआउट करना होता है। फाउंडेशंस, बेसमेंट्स वगैरह, फाउंडेशंस होती हैं, बेसमेंट्स होते हैं। फाउंडेशंस को कंप्लीट किया जाता है। सुपर स्ट्रक्चर्स को हम फाउंडेशन से ऊपर के स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके ऊपर रूफिंग होती है, प्लास्टर का वर्क, प्लास्टर होता है वॉल्स के ऊपर, स्ट्रक्चर्स के ऊपर, रेंडरिंग होता है बाहर का प्लास्टर, फ्लोरिंग होता है फर्श, डेकोरेशन होते हैं पेंट्स, दूसरी चीजें वुड वर्क, डोर्स एंड विंडोज, दरवाजे, खिड़कियां, लैंडस्केप जो बाहर ओपन होते एरिया होता है उसको कैसे कवर किया जाए, इसमें सब शामिल होता है। सामान्य तौर पर बिल्डिंग की एक्टिविटीज होती हैं जो प्लानिंग के अंदर हम बार चार्ट पे शो करते हैं। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी स्लाइड नंबर 12। इसमें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सी हमने क्लासीफाई किया है और इसमें प्रोक्योरमेंट आती है। टेस्टिंग ऑफ ऑल मटेरियल्स procured or produced in the site, services activities in parallel as and when required। मतलब जो भी हम खरीदेंगे मटेरियल्स उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। वो मटेरियल सही है कि नहीं उसके लिए टेस्टिंग की जाती है, चाहे वो साइट पर बनाए गए हो या बाजार से लिए गए हों, मार्केट से लिए गए हों। और सर्विसेज एक्टिविटीज के साथ साथ चलती हैं जब भी उनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड नंबर 13। यह है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सी। इसमें प्रोक्योरमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ ऑल मटेरियल्स, प्रोक्योर एंड प्रोड्यूस इन पैरेलल पहले बताया। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ए, inspection by the state officials in parallel as and when required, and completion, closing and handover followed by building maintenance। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनका इंस्ट्रक्शन होगा। साथ साथ में जो कंप्लीशन की एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट की क्लोजिंग है, प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करना है, ठेकेदार जो करता है कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग मेंटेनेंस होनी है, उसके बाद वो सब चीज इसी में कवर होती है, इसी में शामिल होती है। प्रोसेस कंस्ट्रक्शन के में हमने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस डी कहा है, इसमें कंप्लीशन वगैरह सभी आते हैं। इसके बाद स्लाइड नंबर 14 मटेरियल्स के बारे में है। मटेरियल्स ए, स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कंक्रीट, reinforcement, binding wires, soil fill, concrete protection, membrane, concrete spacers, plastic cover blocks, concrete admixtures आदि। मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर अच्छा मटेरियल नहीं है तो बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी, ये पक्की बात है। स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर हम ढांचे को कहते हैं, बिल्डिंग के ढांचे को। जनरली उसमें फाउंडेशंस की कंक्रीट, फाउंडेशंस की बीम, कॉलम्स, ऊपर की बीम्स, स्लैब जिसको लेंटर भी कहते हैं आप लोग हिंदी में, वो सब शामिल होता है। और कोई शेयर वाल है, दूसरी वाल है। कंक्रीट, कंक्रीट तो आप जानते हैं कि एक मटेरियल होता है, वेट मटेरियल, जो बाद में हार्ड हो जाता है। इसके अंदर सीमेंट, सैंड, जिसको आप रेता भी कह देते हैं, बर्गर भी कह देते हैं। सीमेंट तो आप जानते ही हैं। इसके अंदर एग्रीगेट स्टोन के होते हैं, जिसको मरोड़ी भी कह देते हैं, और साथ में पानी होता है या कुछ केमिकल्स होते हैं। कंक्रीट इन सबको मिलाते हैं, इन सबको अलग अलग प्रोपोर्शन में, वॉल्यूम के हिसाब से या वेट के हिसाब से या बेचिंग प्लांट से आती है। उस वेट मटेरियल को कंक्रीट कहते हैं। और जो सरिया साथ पे लगाते हैं, रिइंफोर्समेंट कहते हैं उसको, गोल गोल सरिया, चाहे वो टॉर स्टील हो या माइल स्टील हो, उसे रिइंफोर्समेंट कहते हैं। बाइंडिंग वायर होता है, ये भी एक तार होता है जो सरिये को अपनी पोजीशन में रखने में मदद करता है, बाइंडिंग वायर कहते हैं। और सॉइल फिल, जहाँ पर भरत होनी है जुताई के बाद, उसको सॉइल फिल कहते हैं। कौन सी मिट्टी भर रही है। कंक्रीट प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि कंक्रीट जो होती है मिट्टी के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाती है, मॉइस्चर ले सकती है, साल्ट ले सकती है, और भी बहुत कुछ ले सकती है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होता कंक्रीट की लाइफ के लिए। उसके लिए प्रोटेक्शन लगाई जाती है। ज़्यादातर बिटुमिनस मेम्ब्रेन लगाते हैं उसके अंदर, उसके बाहर जहाँ मिट्टी होती है उसको हम बिटुमिनस मेम्ब्रेन कहते हैं। वो कोल्ड एप्लीकेशन भी होती है और टॉर्च यानी हॉट एप्लीकेशन भी होती है। कंक्रीट स्पेसर्स या प्लास्टिक स्पेसर्स होते हैं। कंक्रीट के साथ जो सरिया आता है उसको अपनी पोजीशन में रखने के लिए, सही तरह से वो कंक्रीट की बाहर की सरफेस से दूर रहे, उसको प्लास्टिक कवर या स्पेसर्स लगाए जाते हैं। स्पेसर्स कंक्रीट के ही बनाए जा सकते हैं, अच्छे मसाले के बनाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बना देते हैं। उसको कवर जरूरी है कंक्रीट को, कहीं की भी कंक्रीट हो, उस कवर को मेंटेन करने के लिए कंक्रीट कवर्स बनाए जाते हैं, स्पेसर्स हम उसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। और कंक्रीट एडमिक्सचर्स, क्योंकि कंक्रीट की प्रॉपर्टी, सीमेंट की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए कुछ एडमिक्सचर्स डाले जाते हैं, उसका सेटिंग टाइम चेंज करने के लिए, या प्लास्टिसाइज करने के लिए, या उसका बहुत 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 पर्पस होते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या उसकी सेटिंग जल्दी हटाने के लिए, उनको एडमिक्सचर्स कहते हैं। ये है, इनकी डिटेल्स हम बाद में आपको बताएंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड, दूसरी वाली नंबर 15 आएगी। ये भी मटेरियल्स की है, मटेरियल्स भी हमने इसको नाम दिया है। इसमें स्ट्रक्चरल है, फिर ऊपर ढांचे की, कंक्रीट, बाइंडिंग वायर, स्ट्रक्चरल, बाइंडिंग, ब्लाइंडिंग, स्ट्रक्चरल रिइंफोर्समेंट, हाई यील्ड डिफॉर्म्ड माइल्ड स्टील, वेल्डेड वायर फैब्रिक, बाइंडिंग वायर। इसे मटेरियल्स के नाम दिए हैं। जैसे कंक्रीट मैंने आपको पहले बताया था, कंक्रीट डिफाइन देखी थी। ब्लाइंडिंग होती है, ब्लाइंडिंग जो सबसे नीचे कच्ची कंक्रीट डाली जाती है, जो सीमेंट की मात्रा कम होती है, उसको ब्लाइंडिंग कंक्रीट कहते हैं, जो लेवल करने के लिए काम आती है फाउंडेशन को। इसमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। सरफेस के अनइवननेस, सरफेस की रफनेस को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए ब्लाइंडिंग कंक्रीट इस्तेमाल होता है, जो भारत के अंदर इसको लीन कंक्रीट भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल रिइंफोर्समेंट, सरिया जो मैंने बताया इस्तेमाल होता है, वो अलग अलग डिजाइन से इस्तेमाल किया जाता है, उसकी डिटेल्स सारी तैयार होती हैं। स्ट्रक्चरल रिइंफोर्समेंट उसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियर बना के देता है, और वैसे ही काट कर बैंड करके शेप के हिसाब से उसको वहाँ लगाई जाती है। इसमें कई डाया के होते हैं, जैसे 25 का भी होता है, 25 mm का, 20 mm का, 16 mm का, 14 mm का, 12 mm का, 10 mm का, 8 mm तक के। 8 से कम नहीं लगाते हैं, जो डायरेक्ट से साइड पर लगता है। और 25 से ज़्यादा हम उसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। 16 का और 12 का नॉमिनल है। इसमें हाई यील्ड डिफॉर्म, हाई यील्ड डिफॉर्म का मतलब है जो जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है। कई बार तो 4600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है, काफ़ी हाई स्केल में 416 न्यूटन, 460 न्यूटन भी बोलते हैं। हाई यील्ड डिफॉर्म होता है ये। माइल्ड स्टील भी यूज़ की जाती है, उसकी शक्ति कम होती है। इस हिसाब से वेल्डेड वायर फैब्रिक आपने देखोगे कि जालियाँ बनी बनाई मिलती हैं सरिये की, पतले सरिये की, उसको वेल्डेड वायर फैब्रिक कहते हैं। ज़्यादातर 6 mm 8 mm की होती है। बाइंडिंग वायर जो सरिये को बांधने के काम आता है। ये सब उस मैट्रिक्स की बातें है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे, इसका नंबर है नंबर 16। हमने इसको मटेरियल सी में डाला है। इसके अंदर स्ट्रक्चरल मटेरियल है, सॉइल फिल, ग्रैनुलर होना चाहिए, वो लिखा है। ग्रेडेड मटेरियल होना चाहिए, ग्रैनुलर ग्रेडेड मटेरियल अबाउट 2.5 mm, 2.5 mm से ऊपर, और 75 mm यानी 7.5 सेंटीमीटर से नीचे इसका साइज होना चाहिए इस सॉइल फिल मटेरियल का। उसके बाद जब कंपैक्ट करेंगे तो अच्छा एक कोहेसिव, एक अच्छा मिक्स जो अपनी जगह को बनाए रखेगा बहुत टाइम तक, और बैठेगा नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जो दूसरी सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी वगैरह या फाइन सैंड जो होती है, वो बैठ जाने का चांसेस होता है मकान का बाद में, कई सालों बाद। उसके बाद कंक्रीट प्रोटेक्शन मटेरियल जो मैंने आपको पहले बताया है, मेम्ब्रेन होती है बिटुमिनस की, और बिटुमिनस मेम्ब्रेन कोल्ड और टॉर्च अप्लाइड जो है आपको पहले बताया है। अभी आप चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइड नंबर है 17। इसका नाम हमने दिया है मटेरियल्स भी।
मटेरियल्स डी, इसके अंदर स्ट्रक्चरल मटेरियल फिर डिफाइन किया गया है। कंक्रीट के ग्रेड्स, कौन कौन से ग्रेड्स कंक्रीट के होते हैं, जैसे M15, M20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसे बाइंडिंग के लिए होता है M15 की कंक्रीट, M20 की कंक्रीट। इसका मतलब है M15 का मतलब है ग्रेड है 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। या 28 में दिन स्ट्रेंथ आएगी अगर कंक्रीट वॉश कास्ट करेंगे तो। सेट होने के बाद, कम्पैक्ट होने के बाद 28 में दिन उसकी ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए पर स्क्वायर मिलीमीटर, 15 न्यूटन या 20 न्यूटन, इससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम ये है कम से कम। ऐसे ही M25, 30, M35, M40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। 28 डेज पर स्ट्रक्चरल मटेरियल के लिए यूज होता है, स्ट्रक्चरल वर्क के लिए। इससे M25 से तो कम होना नहीं चाहिए कोड के हिसाब से, क्योंकि इसकी आवश्यकता कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कंक्रीट कितने दिन तक अच्छी रहेगी, पूरी शक्ति के साथ रहेगी, उसको ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। ड्यूरेबिलिटी यानी दूर तक कितनी जाएगी, हम इसको इस तरह याद रख सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने कम क्लोराइड पेनिट्रेशन होगी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी कंक्रीट की। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगली स्लाइड, जिसका नंबर 18 है, क्योंकि मटेरियल्स के बारे में, मटेरियल्स इसको डिफाइन किया गया है। स्ट्रक्चर के बारे में कंक्रीट स्लम्प क्या होता है, जब कंक्रीट साइट पर आती है उसको हम एक कोन के अंदर डालते हैं 3 बार, और उसको हल्का हल्का कॉम्पैक्ट करने के बाद उसको उठाते हैं कोन को, तो कंक्रीट में फॉल होता है, गिरती है वहाँ पर। वो कितनी गिरती है उसको स्लम्प कहते हैं। 75 mm तक अगर गिरती है तो क्रेन से पोर करने के लिए सही होती है, और 200 mm तक पंप द्वारा गिरे तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक फाइबर वगैरह, माइक्रोसिलिका या दूसरे चीज बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं। कुछ कंक्रीट GGBS के भी होते हैं, जिसको GGBS मतलब हाई स्लैग सिलिका, हाई स्लैग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जैसे ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग उसको बोलते हैं GGBS को। वो रिप्लेस करती है सीमेंट की क्वांटिटी को, OPC को, उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, लो श्रिंकेज सीमेंट कहलाती है। और इसी तरह से फ्लाई ऐश भी यूज किया जाता है, PFA पल्वराइज्ड फ्लाई ऐश उसको कहते हैं, और वो यूज की जा सकती है। और कंक्रीट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके अच्छे वर्क के लिए, अच्छी शक्ति के लिए, और अच्छी फ्यूचर के लिए, कंक्रीट की अच्छी ड्यूरेबिलिटी के लिए, शुड बी ड्यूरेबल एक्चुअली, ये मतलब इसका है। इसके बाद हम चाहते हैं दूसरी स्लाइड पॉइंट्स टू केयर, हम क्या ध्यान रखें स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें लिखा है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फॉर्मवर्क, reinforcement cut and bend to design, placed tightly in location, provided concrete plastic covers, vibrate concrete properly, very good curing। ये खास पॉइंट है, से प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फॉर्मवर्क, अच्छा मजबूत आपका फॉर्मवर्क होना चाहिए, शटलिंग होनी चाहिए, जिससे सपोर्ट होगी कंक्रीट पे खास करने के टाइम में। ऐसे रिइंफोर्समेंट सही तरह से करे और बैंड हो, उसको बैंड किया जाए, ड्राइव के हिसाब से आनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए उसमें कोड के हिसाब से। और कंक्रीट को सही जगह पे डालें, ऊपर खावा, ऐसे ही अंधाधुंध नहीं डालें उसको, ऐसे स्टील को सही जगह पे रखें। अच्छे प्लास्टिक कवर या कंक्रीट के कवर जो अच्छे स्ट्रांग हो, क्यूरिंग की ट्राई की गई हो, वो लगाए जाएं उसके अच्छे वर्क के लिए, ताकि कंक्रीट अच्छी बने। कंक्रीट को अच्छी तरह से वाइब्रेट किया जाए ताकि बबल्स बाहर आए तब तक, और अच्छी क्यूरिंग की जाए। क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है एक्टिविटी क्यूरिंग, यानी तराई जिसको हिंदी में कहते हैं। बिना तराई के तो कंक्रीट बिल्कुल रेत बन जाएगा। क्यूरिंग पानी से भी की जा सकती है, क्यूरिंग कंपाउंड से भी की जा सकती है, लेकिन कम से कम 7 से 10 दिन तो ये चलनी चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो वो शक्ति नहीं लगेगी। कई बार 14 दिन तक भी आवश्यकता होती है, डिफरेंट अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरह की उसके अंदर हम लगाते हैं सीमेंट्स। क्यूरिंग का मतलब आप जब डाल रहे हैं उसी टाइम शुरू हो जाती है, और गर्म वेदर है तो एकदम शुरू हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे 90 के बाद 20 आती है। ये हमने धन्यवाद के लिए कि आपने हमें समय दिया, हमारी बात को सुना, उसके लिए ये स्लाइड है, देखिए। और अब मैं आपको इनकी कुछ डिटेल्स बताऊंगा। मैंने बताया है पहले कि कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण बहुत ही खास एक्सपर्टीज है। इसको आप किसी को भी अनाड़ी आदमी को देंगे तो अपना पैसा खराब करेंगे, आपका भवन सही नहीं होगा। कोई भी बिल्डर कह देता है, कोई भी अपने आप को कह देता है मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं बना सकता हूँ, लेकिन भवन निर्माण के बारे में जो ज्ञान है वो बहुत कम है। इससे पहले मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया, पूरा
उसमें कहा गया है कि आपको पहले शुरू से क्या करना होता है, लैंड एक्वायर की आपने वो भी एक चलो दूसरी तरह का प्रोसेस है, भवन निर्माण से खास ताल्लुक उसका नहीं है, लेकिन लैंड तो आवश्यक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि नक्शा पास होना चाहिए। नक्शा पास करने के लिए आपको एक अच्छा आर्किटेक्ट चाहिए, एक अच्छा इंजीनियर चाहिए। आपकी आपकी प्लॉट को सही तरह से आपकी स्पेस का इस्तेमाल हो, आप सही तरह से रह सकें, ऐसा आपको आदमी चाहिए जो पेशेंस से, धैर्य से आपके प्लॉट को डिजाइन कर सके। ये नहीं कि उठाया पिछली ड्राइंग कॉपी करके नकल मार दिया और सबमिट कर दी। सब ऐसे ही करते हैं, क्योंकि सबको पैसे की लगी है। कोई कोई दिल से नहीं बनाता है मकान का डिजाइन। दिल से बनाना बहुत जरूरी है। और आजकल वास्तु चल रहा है, वास्तु उसको कोई धार्मिक को माना है, लेकिन धार्मिक नहीं, ये एक साइंस है। नॉर्थ साउथ ईस्ट से एलिवेशन पर ओरिएंटेशन होती है, उसी की साइंस है। लेकिन आप जब प्लॉट बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से कि आपके मकान अच्छा बने, मजबूत बने, उसमें आग ना लगे, वो गिरे नहीं, भूचाल को सह ले, बरसात को सह ले, हवा को सह ले। ये सब शक्तियाँ आपके मकान में होनी चाहिए। ये सब शक्तियाँ तभी आएंगी जब आपका मकान एक अच्छे ढांचे पर बना होगा, अच्छी बुनियाद, अच्छे फाउंडेशन पर बना होगा। अब हमने कहा है, हम ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो है, ढांचा मकान का आरसीसी का बनाते हैं। पहले ये ईंटों का या पत्थरों का बनता था किसी जमाने में, आज से 60-70-80 साल पहले। लेकिन बाद में आरसीसी आई। आरसीसी का मतलब है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट प्लस स्टील होती है। स्टील का मतलब यहाँ पर सरिये होता है, सरिये लगाए जाते हैं कंक्रीट के साथ, और उसको आरसीसी कहते हैं। कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जो कंप्रेशन से दबाव बहुत अच्छी तरह ले लेता है, लेकिन तनाव टेंशन नहीं ले सकता है। उस टेंशन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम लगाते हैं सरिये, जिसको रिइंफोर्समेंट कहते हैं, और शॉर्ट में रीबार्स भी कहते हैं। ये सरिये टेंशन लेते हैं और बेंडिंग मोमेंट